ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये किसके लिए है ये? हाई स्कूल के लिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? ज्योग्राफी। उसमें कोशिश करेंगे हम लोग अल्लाह वाला का एक दिन में तो नहीं खत्म होगा, एक क्लास में 3-4 क्लास लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का उत्पत्ति में कई तरह का जो संकल्पनाएं हैं, जो सिद्धांत है, उसमें से एक सिद्धांत है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर का जो हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है, वह क्या है और उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमको देखना होगा। और भी है हाइपोथेसिस, जैसे बिग बैंग वगैरह है, पढ़े हो ना वो सर? ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो एक ही उत्तर है क्या? ये शेयर कर दे रहे हैं। अब देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति और विकास है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति और नेबुलर परिकल्पना, ये सारा का सारा इसी में मिला हुआ है। इसमें तुमको क्या दिखाएगा, बताया जाएगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, बाइनरी सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, और हमको नेबुलर वाला परिकल्पना भी हमको देखना है। तो परिचय में आओ। सबसे पहले लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति? 4.5, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पहले के सिद्धांत जो है वह नेबुलर नेबुलर परिकल्पना है। और बाद में उसका जब संशोधन किया तो क्या हुआ, हमारा संशोधित नेबुलर परिकल्पना। और इस साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के और एक सिद्धांत क्या है? बाइनरी सिद्धांत है। चश्मा में प्रॉब्लम है क्या? चमक रहा है क्या? वो वाला टेबल को ले आना सामने में, लैपटॉप को सामने में, तो यही रखना। और तो पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत में कौन सा है तुम्हारा? बिग बैंग सिद्धांत, तारा निर्माण का सिद्धांत, ग्रह निर्माण का सिद्धांत, आदि बहुत सारा सिद्धांत इसका आया है। जितने सारे वैज्ञानिक आए हैं ना, जो जो रिसर्च किया, और वो लोग अपना अपना क्या दिए, मत देते गए, वही हमारा परिकल्पना में कहलाया। तो ये सबसे प्राचीन हमारा क्या नेबुलर वाला है, इसलिए नेबुलर को थोड़ा देखना होगा, लेकिन ये सारा सिद्धांत भी तुमको जानना होगा। पृथ्वी का विकास दर्शाता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का निर्माण कैसे हुआ है। यह भी बताता है कि पृथ्वी के विकास के साथ जीवन कैसे अस्तित्व में आया है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले ही हो चुकी थी। हल्का सा देखो उत्पत्ति और विकास में, तो इसका निर्माण तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी में ऐसे अनोखे गुण हैं जिनकी वजह से इस पर जीवन संभव है या बाकी ग्रहों से क्या है, अलग है। क्योंकि यह जीवन का समर्थन करता है, इसलिए इसकी उत्पत्ति को समझना भी महत्वपूर्ण है। शुरू शुरू में यह कैसा था, धूल और गैस का एक बड़ा सा बादल था। इसके बाद यह विकसित हुआ और धीरे धीरे अपना रूप को बदलता गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आओ। तो ब्रह्मांड शब्द का तात्पर्य सभी पदार्थ और अंतरिक्ष से है जो पहले से क्या है, मौजूद है। इसमें भौतिक में तो देखो, भौतिक हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह आ गया। तुम्हारा गैर भौतिक में क्या आएगा, प्रकाश और अंतरिक्ष है। ये दोनों तत्व क्या शामिल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम इसलिए आता है बार बार कि हर एक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व बना है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। बिग बैंग थ्योरी जो है सो क्या बताता है, 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। किसका अनुसार? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। अब देखो, अब यहीं से तुम्हारा नेबुलर हाइपोथेसिस यानी नेबुलर का परिकल्पना। तो यह पृथ्वी की उत्पत्ति का एक कैसा सिद्धांत है? प्रारंभिक शुरुआत में इसी का आया था। नेबुलर परिकल्पना एक जर्मन दार्शनिक कौन है, इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी। कौन दिए थे? इमैनुअल कांट। वो जर्मन में क्या था, वो फिलोसोफर थे। यह सिद्धांत सौर मंडल के निर्माण की क्या करता है, व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और सभी ग्रह जो है वह धूल और गैस के विशाल बादल से क्या हो गए थे, एकत्र हुए थे।
और जिससे जिसे क्या बोला जाता है, नेबुला जाता है। यह बादल किसी कारण से ढह गया, जो संभवतः तारों या सुपरनोवा तरंगों के गुजरने के कारण हुआ था। धूल और गैस एक साथ इकट्ठा होने लगे और सूर्य तथा ग्रहों का निर्माण हुआ। हल्का सा एक एक सेकंड के लिए रुको, तुमको एक चीज हम दिखाते हैं। अच्छा, अब देखो, इसी में बाद में संशोधन हुआ। इसमें हमारा बाद में क्या हुआ, संशोधन हुआ। तो जब इसमें संशोधन हुआ तो नेबुलर परिकल्पना का पुनः अध्ययन किया गया, और 1796 में पियरे लाप्लास द्वारा इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और इसको सौर सौर नेबुलर डिस्क मॉडल भी कहा जाता है। तो इसमें संशोधन कौन किया है, पियरे लाप्लास। कितना साल में, 1796 में। इसमें कहा गया कि नेबुला से जो पदार्थ निकला और केंद्र में जो एकत्र हुआ, उसी से किसका निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। और केंद्र में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण का बल था, इसने और से अधिक धूल और गैस को क्या क्या खींच लिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्नोबॉल का प्रभाव हुआ। केंद्र गर्म भी हो गया और क्या हो गया, सघन हो गया। अरे जैसे बर्फ इधर उधर बिखरा हुआ। हाँ उसके, हाँ, उसको जो ज्यादा ऐसे पकड़ के दबाएगी ना, तो दब के एकदम गोल जैसा बन जाएगा वो। और बर्फ बन गया, और जैसे जम्मू कश्मीर तरफ में उससे ना बॉल बना बना के एक दूसरे को मारते हैं, खेलते हैं। मतलब एक बार दबाव ज्यादा बढ़ेगा ना, तो ठोस आकार लेने लगेगा वो। और सूर्य के चारों तरफ एक प्रोटो प्लेटेनरी डिस्क का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे पदार्थ जमा होने से ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो देखो, इसमें तो एक भारी भी तत्व था और एक हल्का तत्व था। तो जो भारी तत्व है, उससे कौन कौन बना, बुध शुक्र पृथ्वी। और ये सब जो ग्रह, मंगल है, तो ये सब ऐसा ग्रह है जो भारी तत्व से बना है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जमीन है। तो वहां जाओगे ना, तो तुमको जमीन मिलेगा पाँव खड़ा करने के लिए। तो ये सब ग्रह डिस्क के केंद्र के पास बने थे। इसमें लोहा और निकल जैसे धातु घटक थे। और जो हल्का हल्का धातु है वह बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो उससे जो ग्रह बना, तो ये खाली गैस का है। बृहस्पति, नेपच्यून, शनि आदि ठंडे में बने। यहाँ तुम जाओगे ना, तुमको ठहरने के लिए जमीन नहीं मिलेगा। एक बार बृहस्पति में घुस जाएगी, तो तुम अंदर बादल के अंदर अंदर घुसते जा रही, घुसते जा रही, घुसते जा रही है। यही है हमारा। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है कि इसमें इसका थोड़ा सा एनिमेशन। अब हमको इसमें देखना है, क्या देखना है, जो हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े नेबुलर वाला में, तो थ्योरी में हमको क्या बता रहा है कि नेबुलर परिकल्पना में सबसे पहले ये कौन है, जर्मन दार्शनिक इमेनुअल कांट। तो इमेनुअल कांट के अनुसार कैसा है हमारा, उसी को हल्का सा देखो, यहाँ एनिमेशन है, पेन भी नहीं मिल रहा देखा जा रहा है। देखो यहाँ, पहले पृथ्वी हमारा कैसा है, इसी तरह से मैंने अभी ना, पृथ्वी हमारा कैसा है। लेकिन इसकी उत्पत्ति को हमको देखना है। तो इसकी, ये देखो, सौर मंडल का निर्माण हो गया, सौर मंडल का निर्माण। लेकिन क्या शुरू से सौर मंडल था क्या हमारा, नॉट हियरिंग एनीथिंग, ठीक तो है। हेलो। तो ये बात है, रुको। तो इसमें यहाँ से ऐसे करो, आवाज आ रही है इसमें, पता नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। देखो, ये सौर मंडल का नियम, देखो ये जो फोटो है ना, इसको तुम पहचानो। ये कौन है, ये इमानुअल कांट है। ये कौन है, इमानुअल कांट। तो इमानुअल कांट है, ये क्या है, जर्मन के दार्शनिक है। और यही परिकल्पना किए थे कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी का भी निर्माण कैसे हुआ। और इसी का परिकल्पना को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको, नेबुलर। अरे ये जो कल्पना की वो क्या कहला है, नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी कि तुम्हारा नेबुलर का परिकल्पना। तो इसके अनुसार हमारा क्या है, नेबुलर परिकल्पना क्या बताता है, इसमें हमको सौर मंडल का भी निर्माण के बारे में बता रहा है, और उसी के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में भी बता रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखो हल्का सा सही कर रहे हैं, ये कह रहा है एवरीथिंग दैट इज सन, जो कि इसमें सूरज भी है, प्लैनेट है, स्टार है, एस्टेरॉयड है, एवरीथिंग इज फाउंड फ्रॉम नेबुला क्लाउड। दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी चीज है, सूरज है, तारा है, ग्रह है, उनका पिंड है, वो किससे बना है, एक बादल से। और उस बादल का क्या नाम है, नेबुला बादल है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। यही कारण है कि इसके हाइपोथेसिस को क्या नाम दे गया, नेबुलर। तो इमेनुअल कांट बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में सूरज, चांद, तारा, उल्का पिंड जो भी बना है,
वह एक बादल से बना था, और उस बादल का क्या नाम था? नेबुला बादल। यही कारण है कि बादल का नाम नेबुला होने के कारण इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत का नाम क्या बोला? नेबुलर परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस। ये तो पहला हो गया। दूसरा वाला वो क्या बोलते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखो, इसी तरह का ये नेबुला का गैस का बादल है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ये बोल रहा है कि स्टार्स वेयर फॉर्म वे बिफोर एस्टेरॉइड एंड प्लैनेट्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस। बोलता है ना कि एस्टेरॉइड और प्लैनेट के उत्पन्न होने के बहुत पहले से ही जो तारा है वह उत्पन्न हो चुका था। यही कह रहे हैं। अब देखो, एक बादल जो नेबुला बादल का कल्पना की ना कि गैस का एक बादल है, उसके बारे में तुमको यहाँ पर दिखाया जाएगा। वो गैस का बादल है कहाँ पे? यही तुम्हारा रहा गैस का बादल। ये क्या है? गैस का बादल। और इस ये तो वर्तमान में अभी तुम्हारा हल्का से पृथ्वी दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी अभी न है ऐसा। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी का वजूद था क्या? कुछ नहीं था। तो कैसा था? देखो, ये तुमको एक बादल जैसा दिखाई दे रहा है। ये बादल में ये जो हल्का सा जो बिंदु है उसी का नाम क्या दिया? नेबुला। यानी कि यह बादल क्या है? नेबुला का बादल है। और यही नेबुला का बादल से ही किसका निर्माण हो रहा है? पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। देखो, धीरे धीरे नेबुला का बादल जो है ना वह घना होता गया। क्या होता गया? घना। लेकिन नेबुला का बादल में मेन गैस क्या क्या था, जो प्रमुख गैस? तो प्रमुख गैस में क्या होगा? हाइड्रोजन। और क्या होगा? हीलियम। तो नेबुला गैस, नेबुला जो बादल है वह मुख्यतः किन गैस से बना था? हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि बहुत ज्यादा था, और कम कम मात्रा में बाकी सारा भी। जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, बाकी सारा जो गैस होगा कैसा था? कम था। और ज्यादा मात्रा में किसका? हाइड्रोजन और हीलियम है। तो तेरा मेन गैस हो गया। और जो मेन गैस नहीं है वो उसमें क्या क्या आएगा रिमेनिंग गैस में? तो तुम्हारा क्या रहा? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, वो सारा हमारा क्या आ रहा? बाकी सारा गैस में आ रहा। अब देखो, धीरे धीरे जब बवंडर हमारा क्या चालू हो रहा है, तो बवंडर चालू हो रहा है तो तुम दही को मथ कर जो क्रीम निकाले हो, मिक्सी में घुमाए हो, तो दही के अंदर जो घी है वह भारी कण होता है। घी क्या होता है? भारी। तो भारी होने के कारण जो जितना भारी है ना वह केंद्र में घुस जाता है। यही कारण है कि दही को गोल गोल घुमाते हैं तो मक्खन कहाँ से निकलता है? यहाँ से, केंद्र से। पिक्चर देखो यहाँ पे, ये तेरा केंद्र हो गया। तो अगर इसे गोल गोल घुमाएंगे तो गोल गोल घुमाने के कारण जो भी भारी वस्तु है वो कहाँ जाएगा? केंद्र में। और जो हल्का वस्तु कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो बाहर जाएगा तो तेरा सबसे भारी गैस क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम में क्या हुआ? दबाव पड़ने लगा। तो जब दबाव पड़ने लगा तो बर्फ का जैसे गोला गोल लड्डू बना के हम लोग खेलते हैं ना। आप देखो यहाँ क्या हुआ? विस्फोट हुआ। यहाँ पे क्या हो गया? विस्फोट होगा। क्यों होगा विस्फोट? क्योंकि यहाँ बहुत भारी दबाव पड़ा। अब भारी दबाव पड़ा तो हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर क्या लगा? विस्फोट लगा। अब विस्फोट जो हुआ ना तो वह नाभिकीय संलयन कहलाया। संलयन और विखंडन दो अलग अलग चीज है। लिख दे क्या यहाँ पे? लिखेंगे तो स्क्रीन फिर गंदा हो जाएगा। हाँ, नहीं लिखे ना? हाँ। तो कि देखो, संलयन और विखंडन अलग चीज है। संलयन का मतलब दो अणु आपस में जुड़कर एक बन जाते हैं। तो यहाँ देखो, केंद्र में हाइड्रोजन भी जा रहा और हीलियम भी जा रहा, दोनों आपस में क्या चिपक गया। तो दोनों बन, दो से एक बनाना तो असीम ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो नाभिकीय संलयन होता है। याद रखना। तो यहाँ नाभिकीय संलयन हुआ। तो संलयन जैसे होगा वैसे ही यहाँ एक बूम धमाका होगा ना। ये देखो, बूम जैसा क्या हुआ? धमाका हो गया। तो जब ये तुम्हारा धमाका हो गया तो ये यही धमाका से क्या हुआ कि किसका उत्पत्ति हो रहा है? नेबुला तो बादल का है। वो तो बादल है। सूरज का उत्पत्ति हो रहा है। किसका उत्पत्ति हो रहा है? सूरज का। तो सूरज तो एकदम कौन सा गैस में बन सकता है? सूरज जो भारी था, तो भारी क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम था। अच्छा, अब जो भारी गैस है वो मान लो यहाँ यहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा? यहाँ यहाँ। तो वही भारी भारी गैस से जो भी हमारा ग्रह धीरे धीरे क्या हुआ, देखो इससे छिटका ना, तो इस तरह से एकदम बूम से बन करके निकला। तो निकला तो जो भारी गैस है, इस तरह से देखो निहारिका का तुम्हारा निर्माण हो रहा है ना सौरमंडल का। अब गौर से सोचना यहाँ पे कि जो भारी तत्व है वह सूरज के नजदीक बनेगा। जो नजदीक रहेगा वह धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो जो आंतरिक ग्रह है, जो पृथ्वी है, मंगल है, उसका सतह कैसा हो गया? ठोस हो गया। और जो हल्का गैस था वो तो काफी दूर न फेंका जाएगा। जब काफी दूर फेंका जाएगा तो जो बाहरी ग्रह है उसका सतह कैसा होता है? गैस से होता है। वहां उसका सतह का हमारा ठोस नहीं होगा। अंतर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? उसका कारण है, तुम कभी भी मिक्सी में ना क्रीम दही को मत के देखना।
जो घी है ना, जो मक्खन है, वह भारी होता है, तो जितना स्पीड से घुमाओगे ना वो उतना ही केंद्र में पहुंचेगा। तो भारी चीज केंद्र पे रहता है। तो भारी चीज केंद्र पे रहेगा, तो इसीलिए जो अंदर का जो ग्रह बना है ना, सूरज के अंदर वाला ग्रह, आंतरिक ग्रह में पृथ्वी मंगल शुक्र बुध है, वह उसका सतह क्या है? भारी है। वह ठोस है, तुमको जमीन दे दिया। और जो बाहरी ग्रह है वह हल्का हल्का तत्व से बना है, गैस से बना है, इसीलिए उसमें जमीन नहीं है, वह बादल ही बादल है। बृहस्पति क्या है? बादल। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये सब भारी तत्व है, तो यह भारी तत्व सूरज से बाहर छिटक करके निकला ना, वो वाला बादल से। कौन सा बादल से? नेबुला बादल से। इस तरह से क्या है, छिटक कर निकल रहा था। जो लोहा वहा जो अंतरिक्ष में तो तैर रहा है, तो तैरने वाला जो भी भारी तत्व है एक दूसरे को क्या किया, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण खींचता चला के। देखो यहाँ विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद जो जो हल्का हल्का गैस है, जो हल्का वाला गैस वो बाहर जा रहा है। और साथ ही साथ जो तत्व, देखो ये सब भारी चीज है ना, तीन को मिलकर क्या बन रहा है? अब एक बन रहा है। भारी जैसे लोहा है, निकल वगैरह, फिर से यहाँ चिपक करके फिर एक चट्टान बना रहा है। फिर ये चट्टान से ये सट रहा था एक बड़ा चट्टान। ऐसे करोड़ों साल का प्रक्रिया में बहुत सारा चट्टान एक दूसरे को गोंद के जैसा चिपका कर किसका उत्पत्ति किया? पृथ्वी का। देखो अब चट्टान का स्वरूप तेरा बड़ा होता जा रहा है ना, तो इसमें एक परत के ऊपर परत जमता जा रहा है, परत के ऊपर तुम्हारा परत जमता जा रहा है। और परत देखो अब तुम्हारे पास में फाइनल क्या हुआ? पृथ्वी। तो यह कैसा था? शुरू में बहुत ही गर्म था। पृथ्वी बहुत ही गर्म था, पता है ना। पृथ्वी मंगल बुध बहुत ही गर्म था। और बाहर वाला जो बाहरी ग्रह बना है, जैसे देखो ये जो अंदर वाला जो है ना, उसको बोलते हैं रॉकी प्लानेट। रॉकी प्लानेट का मतलब इससे चट्टान पाया जा रहा है ज्यादा। तो क्या कहते हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। हिंदी में बोलेंगे तो बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। ये तो कौन सा है तेरा? रॉकी चट्टान, सॉरी रॉकी प्लानेट है। अच्छा आप बताओ, ये ही तुम्हारा इस तरह से पृथ्वी बन रहा है, एक चट्टान दूसरा चट्टान से मिलकर चिपकता जा रहा है, और यह आकार लेता जा रहा है, और इसीलिए पृथ्वी का उबड़ खाबड़ है। और यही धीरे धीरे करोड़ों साल ठंडा होकर क्या बन गया? देखो पृथ्वी, ये इसका उपग्रह। ऐसा ऐसा सौर मंडल का हमारा क्या निर्माण हो रहा। और ये सूरज है, सूरज में हमारा क्या है? अच्छा आप देखो ये वाला जो हल्का हल्का गैस है, हल्का वाला गैस जो सब बाहर गया, तो इसमें चट्टान नहीं है, ये क्या है? खाली बादल है। और वो बर्फ है। तो एक बर्फ जो है सब दूसरे बर्फ के नजदीक आ रहा था, एक गोला बना रहा है। बादल, एक बादल दूसरा से सट के क्या रहा? गोला बना रहा है। तो ये वाला जो ये जो ग्रह बन रहा है ना, इसमें खाली बादल ही बादल है। तो इसको क्या बोलते हैं? गैस जियान। तो गैस जियान में तुम्हारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। मतलब तुम्हारा क्या है? वो बृहस्पति हो गया, अरुण है, वरुण है, यूरेनस है, ये सब कौन सा है? गैस से बना हुआ बादल है। अच्छा, तो यही ही है हमारा तुम्हारा, इसी सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेबुला। तो ये वाला जो बादल जो था, वह कौन सा बादल से था? गैस से देखो यही हमारा नेबुला का बादल है। ये किसका बादल है? नेबुला का। यहाँ अभी थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा खैर ठीक है। तो नेबुला क्या है और नेबुलर हाइपोथेसिस क्या, समझ में आया? नेबुलर हाइपोथेसिस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वह एक बादल का कल्पना किए थे जिसका नाम क्या था? नेबुला था। और वह किसका बना था? खाली गैस का बना था। तो ये हमारा क्लास जो है सो अभी, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या इसका एमसीक्यू जैसा करके दिखाएंगे कि कैसा होता है हमारा एमसीक्यू। ठीक है, तो अब हम लोग देखें हल्का सा जो हम लोग समझे हैं नेबुलर हाइपोथेसिस को, उसको हल्का सा हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक बार चर्चा कर ले रहे हैं। तो चर्चा का मतलब क्या है? नेबुलर परिकल्पना जो है सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने वाली एक प्रमुख क्या वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अनुसार सौर मंडल एक विशाल गैस और धूल का क्या था? बादल था। अब तो समझ में आ रहा है ना? वह उस बादल का क्या नाम था? नेबुला। और इसी नेबुला से क्या बना है? सौर मंडल निकला है। यह सिद्धांत 18वीं शताब्दी में कौन दिया है? इमेनुअल कांट दिया है। और यह कौन है? जर्मनी का दार्शनिक है। और इसमें बाद में संशोधन किया, सुधारा है, उसका क्या नाम? पियरे साइमन लाप्लास। अब ये वाला लाइन तो एकदम छप रहा होगा तेरा, पहले ही सब खोज किया था। अब इसका मुख्य बिंदु देखो, सबसे पहले नेबुला का संकुचन होने लगा। तो जब संकुचन होने लगा तो वह गोल गोल घूमने लगा और भारी वाला गैस केंद्र में आया। तो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत जब चिपकने लगा था, असल में क्या हुआ? धूम से ब्लास्ट हुआ, धमाका, और वहां नाभिकीय संलयन हुआ। अब वो तुमका एनिमेशन यहाँ छपेगा ना दिमाग में, जो दिखाए सो। एक विशाल गैस और धूल का बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ? संकुचित होना शुरू हुआ। उसके बाद वह घूर्णन करने लगा। घूर्णन और समतलीकरण यानी एक फ्लैट में आने लगा।
और संकुचन के साथ साथ नेबुला तेजी से घूमने लगा और एक चपटी डिस्क का क्या कर लिया, आकार ले लिया। जब आकार ले लिया तो डिस्क के केंद्र में गैस और धूल का घनत्व तो बहुत बढ़ गया। जब इतना बढ़ गया तो वहां पर नाभिकीय संलयन हुआ, एक विस्फोट हुआ। और विस्फोट से किसका जन्म हुआ? सूर्य का। तो सूर्य का निर्माण हुआ। अब जैसे ही सूरज जब निर्माण हुआ है तो वहां तो धमाका होगा। बूम, तो धमाका का मतलब बाहर छिटकेगा ना। तो छिटकेगा तो वहां से जो छिटक के बाहर निकला वह क्या निकला? ग्रह निकला। तो डिस्क के बाहरी हिस्से में गैस और धूल के छोटे छोटे कण थे, जो कि छिटक के बाहर गए और धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए। और जुड़ते जुड़ते किसका निर्माण किए? ग्रह का निर्माण किए। और जो हमारा शेष पदार्थ है, तो जो शेष गैस और धूल है, वह छोटे छोटे पिंड के रूप में क्षुद्रग्रह कहलाया, धूमकेतु कहलाया और उपग्रह कहलाया। आप तो अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, जो एक दूसरे से चिपकता गया वो तो ग्रह बना दिया, जो एक दूसरे से नहीं चिपका वो छोटा छोटा रह गया, वो तेरा क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया और उपग्रह हो गया, जैसे चांद वगैरह। अब इसका देखो तुम्हारा क्या है, नेबुलर परिकल्पना का महत्व क्या है। यह सिद्धांत सौर मंडल की संरचना और ग्रहों की कक्षाओं की व्याख्या करता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। यह जो सूरज और ग्रह के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह ब्रह्मांड में अन्य तारा प्रणालियों की उत्पत्ति को समझने का आधार प्रदान करता है। तेरे लिए 20 क्वेश्चन रखे हैं, कौन सा? नेबुलर वाला पे काफी है। नेबुलर परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इमैनुअल कांट। और लाप्लास इसमें क्या किया? संशोधन किया। अब देखो बन रहा है तेरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है? तो एक विशाल गैस और धूल का बादल से। ये भी हो गया तेरा। अब देखो, नेबुला का संकुचन किसके कारण हुआ? तो किसके कारण देगी? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है यहाँ। अब देखो, नेबुला के संकुचन के साथ क्या हुआ? तो जैसे ही संकुचन हुआ वह तेजी से क्या हुआ? घूमने लगा। और देखो, नेबुला के घूरने के कारण क्या बना? तो एक चपटी डिस्क बना। और देखना, सूरज का निर्माण कहाँ हुआ? बताओ, बाहर में कि केंद्र में? अब देखो इसमें, अब यहाँ डिस्क क्या होगा? केंद्र में। अब सारा जवाब तुम दे रही ना। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रह का निर्माण डिस्क के बाहरी वाला में हुआ। तो वो छिटक के दूर चला गया, तो वही ग्रह बना। और देखो, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार शेष पदार्थ से क्या बना? तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बना। नेबुलर परिकल्पना किस शताब्दी में प्रस्तावित की गई थी? 18वीं में। जर्मनी का जो दार्शनिक है इमैनुअल कांट। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सूर्य और ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो बताओ। एक ही प्रक्रिया से, मतलब वो जो विस्फोट हुआ ना, उसी से हमारा सूरज भी बना और क्या बना? ग्रह भी बना। क्योंकि जैसे ही विस्फोट हुआ तो केंद्र में सूरज सूरज बना और धमाका से बाहर वाला छलना दूर निकला, तो उससे ग्रह निकल गया हमारा। सूरज रहा, हाँ। और बाहर में भी दो तरीके का बाहर निकला। पहला जो भारी तत्व था, तो तेरा बुध मंगल शुक्र और पृथ्वी बना दिया, ठोस सतह। और जो हल्का तत्व है, वो बाहरी ग्रह के रूप में गैस वाला ग्रह बना, जैसे बृहस्पति है, यूरेनस है, शनि है। वो सब गैस का गुब्बारा है खाली। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की कक्षाई कैसी है? तो वृत्ताकार है। इस तरह से वह वृत्ताकार है। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई है? तो ये हमारा क्या हुआ? 4.5 मान करो चलो। तो 4.6 अरब वर्ष पहले। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सूर्य का निर्माण किस प्रकार के पदार्थ से हुआ है? तो गैस और धूल से हुआ है। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण किस प्रकार के पदार्थ से हुआ? रिपीट नहीं ना हो गया क्वेश्चन ये? यहाँ सूरज का निर्माण बोल रहा है। ठीक है, तो सूरज का निर्माण तो गैस और धूल है वहाँ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम भी होगा यहाँ पे। और ग्रह का निर्माण, तो ग्रह का निर्माण भी तो वही होगा, गैस और धूल से ही होगा। ये गैस और धूल। मुख्यतः सूरज का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम दो को गैस था वहां। और थोड़ा थोड़ा वहां धूलकण भी था, ठीक। आज देखो, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति के समय नेबुला का तापमान कैसा था? बहुत ही गर्म था। तो एनिमेशन में दिखा है, हम लाल लाल निकल रहा है। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति के समय नेबुला का घनत्व कैसा था? बहुत ही अधिक था। ठीक है। आप देखो, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति के समय नेबुला का आकार कैसा था? कैसा था? विशाल था। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति के समय नेबुला का द्रव्यमान कैसा था?
तो बहुत अधिक था, यहाँ पे बहुत अधिक कर दो, ठीक है। नेबुला परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति के समय नेबुला का वेग कैसा था? बहुत अधिक था। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति के समय नेबुला का दबाव कैसा था? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर था। ये तुम्हारे पास में निष्कर्ष हमको क्या निकला? नेबुलर परिकल्पना और सौर मंडल की उत्पत्ति को समझ लिए हम लोग, विकास को समझ लिए, और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इससे हमको सौर मंडल की संरचना, ग्रह की कक्षा और सूर्य के साथ उसके संबंध को समझने में मदद कर रहा है। इसके अलावा यह ब्रह्मांड में अन्य तारा प्रणालियों की उत्पत्ति को समझने का आधार भी प्रदान करता है। ये तुम्हारा क्लास अब क्या हो गया? एंड हो गया। इसका तुमको वीडियो जो है सो मिल जाएगा। हाँ, वो भी मिलेगा, खत्म करते ही बना करके, और ये वाला तुमको दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास अब क्या कर रहे हैं?